कैलोरी मीटर क्या है? अ डिवाइस टू मेजर हीट। ओके, कैसे मेजर करते हैं हीट कैलोरी मीटर से? देखो, कैलोरी मीटर कुछ ऐसा डिवाइस होता है, एक कंटेनर जिसमें जनरली वाटर फिल्ड होगा। ठीक है, ओके, यस। अब इसमें हम लोग कोई एक वेसल रखते हैं, टेस्ट ट्यूब या कुछ रखते हैं, जिसमें हम कोई रिएक्शन करते हैं। अब रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, करेक्ट? मान लो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हीट प्रोड्यूस होगी, यस और नो? हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट का क्या होगा? रिएक्शन खत्म होने के बाद उस हीट से टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट्स हैं और जो वाटर है उसके कांटेक्ट में कैलोरी मीटर का, इन सब का टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ, करेक्ट? यस और नो? यस सर, यस सर। और टेम्परेचर बढ़ेगा और हम लोग पहले से ही इस वाटर में एक थर्मोमीटर इंसर्ट करके रखते हैं, जिससे हम लोग रिएक्शन शुरू होने से पहले क्या टेम्परेचर है वो हमने मेजर करके रखा, और रिएक्शन खत्म होने के बाद फिर फाइनली क्या टेम्परेचर है वो भी मेजर करके रखा है। ठीक है, यस सर। तो हमें टेम्परेचर चेंज मिल जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग क्या मेजर करते हैं इसमें? वी मेजर चेंज इन टेम्परेचर, करेक्ट? और इस चेंज इन टेम्परेचर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी तरीके से हीट। ओके, यस सर। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। Now two types of calorimeter we will discuss in thermochemistry. One are called as bomb calorimeter. बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होगा? वो जो रिएक्शन जिसमें तुम, वो जो वेसल जिसमें तुम रिएक्शन कर रहे हो, दैट इज अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, और दूसरा होता है कॉफी कप कैलोरीमीटर, विच इज अ ओपन वेसल। ठीक है, क्लियर? ये नोट किया? एक मिनट सर। 1 मिनट।
डन सर। तो देखो कैलोरीमेट्री का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। कैलोरीमेट्री का बेसिक कंसेप्ट होता है हीट गिवन बाय हॉटर बॉडी is equal to heat taken by colder body. Correct? ठीक है। Okay. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now, heat given और taken कैसे हम लोग हमेशा देंगे? How will heat be given? Heat is always given as mass into specific heat capacity into डेल्टा delta T. Correct? और इस mass into specific heat को together we also call as heat capacity. ठीक है? क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो अब कैलोरीमेट्री के प्रॉब्लम में अगर थर्मोकेमिस्ट्री में हमारे पास कैलोरीमेट्री का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर अगर हमें मालूम है, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी तो हम मेजर कर ही रहे हैं एक्सपेरिमेंट में। करेक्ट? Yes, sir. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? उस रिएक्शन की टोटल हीट मिल जाएगी। करेक्ट? हाँ सर। और टोटल हीट से डेल्टा एच कैसे निकालते हैं बताओ? लास्ट क्लास में ही किया था। कैसे निकालेंगे टोटल हीट और डेल्टा एच का क्या कोरिलेशन था? याद है ना? टोटल हीट वाज इक्वल टू डेल्टा एच इनटू मोल्स डेल्टा इनटू डेल्टा एच इनटू मोल से टोटल हीट मिलती थी। तो यहां से डेल्टा एच निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल हीट को मोल्स से डिवाइड करेंगे। करेक्ट? क्लियर? Yes, sir. लेकिन वो भी अगर कॉफी कप कैलोरीमीटर हुआ, अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर हुआ तो टोटल हीट को मोल से डिवाइड करके क्या मिलेगा हमें? हीट कैपेसिटी। भाई अगर कॉफी कप कैलोरीमीटर हुआ तब ओपन वेसल है। करेक्ट? ओपन हाँ, वेसल के लिए हीट क्या होती थी? हीट ऑफ रिएक्शन वाज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। यस सर। तो अगर कॉफी कप कैलोरीमीटर हुआ, अगर कॉफी कप कैलोरीमीटर हुआ तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू टोटल हीट अपॉन मोल्स। ठीक है? लेकिन अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर हुआ तो डेल्टा यू। डेल्टा यू रिएक्शन विल बी इक्वल टू टोटल हीट अपॉन मोल्स। ठीक है? तो इस तरह कैलोरीमेट्री से डिपेंडिंग ऑन द कैलोरीमीटर वी कैन फाइंड डेल्टा एच और डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन।
सर ये डिफरेंस क्यों आता है कॉफी कप कैलोरीमीटर और वार्म कैलोरीमीटर में? कॉफी कप कैलोरीमीटर ऐसा होता है, ठीक है, और इसके अंदर आप रिएक्शन करना है, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर ऐसा होता है और इसके अंदर रिएक्शन करना है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्लोज्ड वेसल है, क्लोज्ड वेसल की हीट क्या होती है, डेल्टा यू, और ओपन वेसल की हीट क्या होती है, डेल्टा एच, करेक्ट। यस सर। ये तो हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना। हाँ सर। सर हाँ, सब कुछ समझे आप लोग इधर मोल से पे डिवाइड करें क्योंकि ऊपर में तो डेल्टा एच और टोटल हीट डेल्टा एच रिएक्शन के हमेशा यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, ये किलो जूल के, ये टोटल हीट के यूनिट क्या होंगे, किलो जूल होंगे ना, जूल या किलो जूल में ही निकालोगे ना। यस सर। और डेल्टा एच हमेशा कैसे लिखते हो, किलो जूल पर मोल। हाँ सर समझा। सर फर्स्ट स्लाइड में सर जो डायग्राम आपने बनाया सर, वो स्ट्रेट लाइन थर्मोमीटर है ना? हाँ, स्ट्रेट लाइन थर्मोमीटर है। सर फिजिकल सर एक एप्लीकेशन सेकंड। हो गया नोट। यस सर। एक मिनट। Next, let's move to heat of neutralization. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो सबको मालूम है क्या होता है, सर रिएक्शन ऑफ एसिड है ना, बेस, करेक्ट। Heat of neutralization is defined as the enthalpy change when one equivalent of acid completely neutralizes with one equivalent of base, ठीक है। कर लिया ये नोट।
Yes, sir. वन इक्विवेलेंट एसिड कितना होता है, समझ गए हो, मालूम है? One equivalent acid is that much acid which contains 1 mole of H plus. Okay. Clear? Yes, sir. 1 mole of H plus. हाँ, रुको इधर मैं बताऊं जस्ट। जैसे HCl लूं मैं, तो HCl के 1 मोल HCl में 1 मोल H प्लस आयंस होंगे, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो HCl के लिए 1 मोल HCl is 1 equivalent HCl. Okay? But suppose if I take H2SO4, तो H2SO4 के कितने मोल में 1 मोल H प्लस होगा बताओ? हाफ मोल में। तो हाफ मोल H2SO4 is 1 equivalent H2SO4. ठीक है? Yes, sir. सर तो इक्विवेलेंट बेस में क्या होना चाहिए? हैं? तो इक्विवेलेंट बेस में OH. OH 1 मोल OH माइनस। ओके, आगे लिखते हैं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइज, कॉपी करना बाकी प्लीज 2 मिनट। वन इक्विवेलेंट बेस का भी दे रहे हो एग्जांपल? डन सर। आगे लिखो। सर हाँ, तो मतलब 1 इक्वल मतलब HCl के मतलब किसी भी एसिड के कितने मोल, जैसे कि H प्लस के 1 मोल्स है ना? हाँ, यही तो बताया है। हाँ सर। सर 1 सेकंड, लास्ट पेज दिखाओ। डन सर। ठीक है, अगर एसिड एंड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू फिक्स होती है। कितनी?
-13.68 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट, या उसी को अगर किलो जूल्स में बोलो तो -57.32। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes. इससे इसमें क्या एक चीज समझने वाली है, देखो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, सपोज HCl, और उसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराते हैं, सपोज NaOH। ओके, क्या बना? NaCl और वाटर। हम लोग कह रहे हैं इस रिएक्शन का डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन कितना है? -13.68। क्लियर? सर वो -13.68 के कैल अपॉन इक्विवेलेंट एसिड। पर इक्विवेलेंट एसिड और बेस के इक्विवेलेंट तो बराबर ही होंगे ना। सर ठीक है, कोई और भी अगर एसिड लिया होता स्ट्रॉन्ग, सपोज दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड मैं एक एग्जांपल लूं, HNO3, इसको अगर KOH से रिएक्ट किया होता टू प्रोड्यूस KNO3 एंड वाटर, तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? अभी भी डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन विल बी -57.32। -13.68 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसा क्यों है कि डिफरेंट रिएक्शन होने पे, रिएक्शन डिफरेंट है तो भी डेल्टा H सेम आ रहा है। सर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है ना बेस में। तो इसका रीजन ये है, इस रिएक्शन को जरा समझो। पहले रिएक्शन में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, करेक्ट? यस HCl को तुम जैसे ही पानी में डालोगे, HCl को जैसे ही पानी में डालोगे, HCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? प्लस Cl माइनस। वो तो सेपरेटेड एग्जिस्ट करेगा एज Yes, sir. H plus. H प्लस एंड Cl माइनस। और सिमिलरली NaOH पानी में कैसे एग्जिस्ट करेगा? Na प्लस एंड माइनस। भाई यही तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है, कि वो लोग खुद से ही कंप्लीटली डिसोसिएटेड होंगे, करेक्ट? Yes, sir. और इनके रिएक्शन से क्या बन रहा है? NaCl। NaCl पानी में कैसे रहेगा? प्लस Cl Na plus Cl minus. Cl भी पानी में रहेगा एज Na प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर? प्लस वाटर। Now if you remember, what was a chemical reaction? A chemical reaction. Change in bond. सर
यस, बोलो क्या कह रहे थे? Anybody was asking any doubt? No, sir. So what I was saying, what is a chemical reaction? Chemical reaction is a chemical reaction is change in bonding, correct? Yes, sir. अब इसमें देखो Na प्लस में कोई बॉन्डिंग का चेंज हो रहा है क्या? No. नहीं। Cl माइनस की बॉन्डिंग में कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो इसमें एक्चुअली रिएक्शन हो क्या रहा है? H plus plus OH. एक्चुअली रिएक्शन बस ये हो रहा है, H प्लस प्लस OH माइनस गोज टू वाटर, और इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन होता है -13.68। ठीक है, Yes, sir. इसीलिए हमें ऊपर वाले रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन मिल रहा है -13.68। क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. दूसरा वाला रिएक्शन भी देखो, इसमें भी क्या हो रहा है? HNO3 पानी में कैसे एग्जिस्ट करेगा? H plus plus NO3 minus. As H plus and NO3 minus। KOH पानी में कैसे एग्जिस्ट करेगा? As K plus and OH minus। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ भी एक्चुअली रिएक्शन क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो ऊपर हो रहा था। करेक्ट? इसीलिए इन दोनों रिएक्शंस का डेल्टा H रिएक्शन इज सेम। समझ में आया? यस सर। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो एक्चुअली वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? एज H प्लस। और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस एज OH माइनस। तो हमें हमेशा डेल्टा H रिएक्शन यही मिलने वाला है। ओके? Yes. सर हाँ, सर लेकिन H2O के तो बॉन्ड्स कोवैलेंट होते हैं ना, तो ये आयन से कैसे फॉर्म हो रहे हैं? यार H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, आयंस रिएक्ट करके कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या दिक्कत है इसमें? सर हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पर सिर्फ H प्लस और OH माइनस का रिएक्शन हो रहा है तो फिर अगर वीक एसिड होगा तभी भी मतलब सेम नहीं आना चाहिए क्या? -13.68 यार डेल्टा H। यार इतना तो थोड़ा पेशेंस रखते हैं ना। अगर मैंने अभी सिर्फ स्ट्रॉन्ग पढ़ा है तो वीक पढ़ाने वाला हूँ। यस सर। स्ट्रॉन्ग में ही वीक का भी बता दूं? सर एक मिनट फोटो करना था।
अगर एसिड या बेस में से कोई एक स्पीशीज वीक है या दोनों वीक है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 13.68 से कम होगी मैग्नीट्यूड में। ओके, और जो डिफरेंस है, जो 13.68 से डिफरेंस है, दैट विल अकाउंट फॉर द आयनाइजेशन ऑफ वीक स्पीशीज। मतलब देखो, सपोज कोई वीक एसिड है, ओके, सपोज एक वीक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, और उसको हम लोग NaOH से रिएक्ट कराते हैं टू मेक CH3COONA प्लस वाटर। ठीक है, ओके। अब इसमें एसिटिक एसिड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो विल एसिटिक एसिड बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड? क्योंकि ये तो वीक एसिड है, तो ये तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा नहीं एज H प्लस एन एसिटेट आयन, करेक्ट? ठीक है ना? तो इसको ब्रेकअप करने में इनटू H प्लस एन एसिटेट आयन हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। If we want to break it into H plus and CH3COO minus ion, we will have to provide some energy to it, okay? And that energy is called as ionization energy, correct? तो अब अगर हमने इसको आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की और ये बन गया, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो तो बिना एनर्जी प्रोवाइड किए खुद से ही टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस में, करेक्ट? यस सर। और उससे हमें बन रहा है CH3CO माइनस और Na प्लस और वाटर। मतलब इफेक्टिवली ब्रेक करने के बाद रिएक्शन क्या हो रहा है? H प्लस प्लस OH माइनस इज गिविंग वाटर, क्लियर? और इसका डेल्टा H रिएक्शन क्या है इस वाले का, तो हमें मालूम है 13.6 माइनस 13.68, क्लियर? ठीक है ना? अब इस रिएक्शन का ओवरऑल डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा? भाई आखिरी स्टेप के रिएक्शन से हमें ये मिला माइनस 13.68, लेकिन उससे पहले हम कुछ स्पेंड भी तो कर चुके थे, ये हो जाएगा इसका पूरा डेल्टा H, क्लियर? यस सर। तो माइनस 13.68 में कुछ ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा ना? हाँ यस यस सर। चलो नोट कर लो। सर आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से मैग्नीट्यूड कम होगा ना? यस सर। सर मतलब इस कंडीशन में कम होगा, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब ऐसा कांस्टेंट नहीं है, बट इतना पता है कि वो 13.68 से मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, राइट? लेकिन जो जितना होगा वो निकाल के हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लेंगे ना। हाँ सर।
कर लिया नोट? सर एक मिनट। Yes. बोलो, हो गया? हाँ सर। ओके। चलो एक दो एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। तो सपोज तुमसे ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, सपोज कि एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिली -11 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट, और तुमसे पूछा है व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वीक एसिड। कैन यू टेल? 2.68 किलो 2.6 सीधे बोलेंगे -13.68 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -11, करेक्ट? यस सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी आ गई 2.68 किलो कैलोरीज। अग्रीड? यस सर। चलो इसी पे एक और, सपोज a weak acid is 20% ionized in aqueous solution. Okay, its heat of neutralization with a strong base is -12 kilocalorie per equal. Okay, find its ionization energy. अब कैसे प्रोसीड करेंगे? अब देखो एसिड खुद से कितना आयनाइज्ड है? 20%। तो हमें कितना आयनाइज करना पड़ेगा उसे? 80%। अब कैसे लिख के -13.68 प्लस 0.8 इंटू आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -12। ठीक है, क्लियर है ये? सर 0.8 भाई एसिड 20% खुद से आयनाइज्ड था, करेक्ट? तो हमें कितना आयनाइज करना पड़ेगा उसे? 80% करना। 80%। क्लियर? यस सर।
सर बोलो। सर वो जो आयनाइजेशन है वो 100% क्लियर है ना, अब फिर उसका 80% कह रहे हैं ना। आयनाइजेशन एनर्जी तो पूरा एक मोल के लिए या एक इक्विवेलेंट के लिए ही होगी ना। हाँ सर। 20% वो खुद से है तो हमें तो रिमेनिंग 80% को ही आयनाइज करना पड़ेगा। ऐसा समझा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फाइव ml solution of strong acid is completely neutralized by 5 ml equimolar, मतलब सेम मोलैरिटी का equimolar solution of strong base, which results in a temperature rise of 2 degrees centigrade. Find the temperature rise if 10 ml acid was reacted with 10 ml base. बताओ क्या आंसर होगा इसका? हम्म, 10 ml 5 ml की जगह 10 ml लिया, क्या चेंज होगा? मोल सेम ही रहेगा। क्या सेम आएगा? टेम्परेचर राइज 2 डिग्री टेम्परेचर राइज कितना होगा? डबल होगा कि सेम रहेगा? डबल। सेम रहेगा। भाई देखो, तुमने एसिड और बेस का अमाउंट डबल कर दिया है, करेक्ट? तो वो डबल अमाउंट में रिएक्ट करेंगे, डबल अमाउंट में रिएक्ट करेंगे तो डबल अमाउंट हीट प्रोड्यूस होगी। यस लेकिन डबल अमाउंट हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन जितने सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ना है वो भी डबल हो गया है। यस तो टेम्परेचर राइज विल रिमेन। तो क्या होगा इसका आंसर? 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। क्लियर? सर मुझे एक डाउट है सर, हमारा मतलब मुझे सॉल्यूशन कैसे हमारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड है वो ही नहीं मतलब समझा। भाई पहले केस में मान लो जब 5-5 ml लिया था तब हीट क्यू प्रोड्यूस हुई थी, करेक्ट? यस सर। तो जब 10-10 ml लोगे तो हीट 2Q प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब Q विल बी इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी। अब 5-5 ml एसिड बेस का मिला के अगर मास m था तो 10-10 ml का मिला के मास कितना होगा? 2m 2m हो गया मास।
एस, और अब तुम्हें डेल्टा टी निकालना है। अब क्या होगा देखो, दिख रहा है दो इक्वेशन से 2 आएगा डेल्टा Two टी। आएगा। Yes sir. Got it. Thank you sir. सर आप वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो सर, समझा नहीं। भाई तुमने पहले 5 ml एसिड लिया, ठीक है, 5 ml बेस लिया, करेक्ट। यस इसके रिएक्शन हुआ, ये जो अमाउंट बना इससे क्यू हीट प्रोड्यूस हुई, करेक्ट। यस उस क्यू हीट ने इसका टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा दिया। अब हमने क्या किया, डबल डबल अमाउंट लिया दोनों का, डबल डबल अमाउंट लिया तो रिएक्शन से हीट डबल प्रोड्यूस होगी। यस लेकिन अब जितनी चीज का टेम्परेचर बढ़ना, जितनी चीज का टेम्परेचर बढ़ना है वो भी तो डबल हो गया है। हाँ सर। तो जितनी चीज का टेम्परेचर बढ़ना है वो भी डबल हो गया है, तो टेम्परेचर चेंज तो सेम ही आएगा फिर। Q इज mh डेल्टा टी, तुमने Q डबल किया और M को भी डबल कर दिया, तो डेल्टा टी कैसे चेंज होगा, समझ रहे हो? यस सर। क्लियर? हाँ सर। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्लियर है सबको क्या होता है? हाँ। ओके। चलो बुकलेट ओपन करेंगे अब, न्यूट्रलाइजेशन के थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। So today let's first start with FBO. FBO में कितना कंप्लीट कर रखा है? ये FBO के प्रॉब्लम्स करो जरा, और FBS चलो ये प्रॉब्लम्स करो, क्लियर? ठीक है, हाँ सर। चलो स्टार्ट करो।